हेलो गाइस, जुपिटर क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैं शाहिद सलीम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। और आज का जो वीडियो है उसमें हम नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट पे एमसीक्यूज़ करेंगे। और इसमें हम सिर्फ 15 क्वेश्चंस ही करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आएंगे इस ही टॉपिक पे, क्योंकि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। डेली बेसिस पर वीडियो अगर चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और वीडियोस पसंद आते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक भी किया करो। और शेयर करोगे तो वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसके अलावा गाइस, अगर आपने अब तक हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो जुपिटर क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा वो डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अब ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने से होगा क्या कि हमारी जो जुपिटर क्लासेस की टीम है उसने आपके लिए कुछ 150 प्लस टेस्ट प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, जिसमें कुछ आपके मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, फुल मॉक टेस्ट, और कुछ सेक्शनल टेस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन अगर आपके पास होगा तो आप वहाँ पर कूपन कोड का यूज़ करके सिर्फ 99 रुपीज़ में ही इन टेस्ट को अवेल कर सकते हो। एनीवेज, हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। दर्ज झेल में से या फिर निम्नलिखित में से डोमेस्टिक इनकम का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या मिक्स्ड इनकम। एंड द ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। अब क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि कुछ हमारे इंडियंस हैं जो बाहर की किसी कंट्री में काम करते हैं। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम कुछ बाहर की कंट्रीज़ के लोग हैं जो हमारे इंडिया में काम करते हैं। तो जो हमारे इंडियंस किसी बाहर के देश में काम करते हैं और वो जो इनकम वहाँ से भेजते हैं कमा करके, उसको कहते हो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, उसको कहते हो आप इनकम, ये सॉरी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और कुछ लोग जो बाहर के लोग हैं, बाहर की कंट्रीज़ के लोग हैं और हमारे इंडिया में काम करते हैं और हमारे इंडिया से जो इनकम लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो जब हम उस इनकम में से, किस इनकम में से जो हमारे इंडियंस कमा के लाए हैं, उस इनकम में से जो यहाँ से लोग कमा के जाएंगे उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल करके आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर अगर फैक्टर इनकम यानी अगर हमारे इंडियंस बाहर से कमा के ज़्यादा ला रहे हैं और यहाँ और बाहर के लोग यहाँ से कमा के कम ले रहे हैं तो हमारी ये नेट फैक्टर इनकम जो है क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर हमारे इंडियंस कमा के कम ला रहे हैं, ठीक है, और जो बाहर की कंट्रीज़ के लोग हैं वो यहाँ से कमा के ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो नेगेटिव रहेगा। तो इसीलिए ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है इसको हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है विच इज़ जनरेटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जो किसी कंट्री के डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो किसी पर्टिकुलर कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ग्रोइंग कंट्री इज़ वन हुज, कहता है कि एक ग्रोइंग कंट्री आप किसको कहोगे। निम्नलिखित में से आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप में इनमें से चूज करना है कि आप किस कंट्री को कहोगे कि ये ग्रो कर रही है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इनकम। तो ऑप्शन है आपके पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज़ राइजिंग एट करंट प्राइसेस। क्या वो कंट्री को आप ग्रोइंग कंट्री कहोगे जिसका जीएनपी जो है करंट प्राइसेस पे राइज कर रहा है, या उसका जीएनपी जो है कांस्टेंट प्राइसेस पे कांस्टेंट है, या जिसका जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो राइज कर रहा है कांस्टेंट प्राइसेस पे, ऊपर था करंट प्राइसेस। तो या नन ऑफ दीज, एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। दैट इज उस कंट्री को आप कहोगे कि हाँ द कंट्री इज ग्रोइंग अगर उसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट प्राइसेस पे राइज कर रहा है। कांस्टेंट प्राइस पे राइज करने का मैं आपको मतलब समझाता हूँ, करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस का क्या कंसेप्ट है। अब देखो, मान लीजिए हम लेते हैं 2020 और 2021। 2020 में जो प्राइसेस थी वो कुछ अलग थी, यानी कि कम थी। जाहिर सी बात है 2020 में प्राइसेस कम थे और 2021 में प्राइसेस ज़्यादा होंगी। तो मान लीजिए हम पेन प्रोड्यूस कर रहे थे। सपोज़ कि हम 2020 में भी 10 पेन प्रोड्यूस कर रहे थे और 2021 में भी हमने 10 ही पेन प्रोड्यूस किए। ठीक है, अब मान लीजिए आपके क्या कहते हैं 2020 में आपकी जो पेन्स की कीमत थी वो 4 रुपये थी, तो 10 पेन आप प्रोड्यूस करे थे तो 10 चुके 40, यानी कि आपका जो आपका जो जीएनपी है या जीडीपी है वो क्या है, 40 है।
है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट से, तो हमारे पास इनकम निकल करके आती है। तो 4 रुपये प्राइसेस थी, तो 10 पेन प्रोड्यूस हो रहे थे, 4 रुपये प्राइसेस थी, ठीक है, तो 40 रुपये हमारी क्या थी, जीएनपी थी। अब मान लीजिए कि 2021 में भी हमने 10 ही पेन प्रोड्यूस किए, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो गया है, प्राइस जो है 10 से ये सॉरी 4 से 6 हो गई है। तो अब करो जरा 10 छिके 60, यानी इस बार इस बार देखा जाए तो प्राइसेस ये जीएनपी क्या है, कितनी हो गई है, 60 हो गई है, 40 से 60 हो गई। तो अगर देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि नहीं यार, प्राइसेस ये हमारी कंट्री तो ग्रो कर रही है, लेकिन कहाँ ग्रो कर रही है। मसला क्या कहते हैं, मसला वैल्यू का नहीं होता है, मसला होता है कि एक कंट्री में प्रोडक्ट कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहले साल भी 10 ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, और इस साल भी 10 ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, यानी कि रियल इनकम जो है वो सेम की सेम है, ठीक है, खाली नॉमिनल इनकम बढ़ी है हमारी। तो इसीलिए क्या होता है, लेकिन अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस पे, जैसे अभी मैंने बताया कि 10 ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किया हमने, लेकिन हमने उनको करंट प्राइसेस से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 60 निकल करके आया, यानी कि हमारी जीएनपी 60 हो गई, 40 से 60 हो गई। लेकिन अगर हम उनको पिछले साल की प्राइसेस पर ही मेजर करें, जो हमारे पास गुड्स या जो भी प्रोड्यूस हुए हैं, तो उनकी वैल्यू भी उतनी ही निकल करके आएगी, यानी 10 चुके 40। तो देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी तो कांस्टेंट है, जितने पहले साल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे उतने ही आज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। 20 में भी जितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, 21 में भी उतने गुड्स प्रोड्यूस हुए। तो कौन कहेगा कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इफ द जीएनपी इज राइजिंग एट कांस्टेंट प्राइसेस, अगर जीएनपी क्या है, कांस्टेंट प्राइसेस पे राइज कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कमोडिटी सर्विस मेथड इज अनदर नेम फॉर, देखो ये जो नेशनल इनकम है, इसको मेजर करने के आपके पास 2-3 मेथड्स रहते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन ये है कि इनमें से, निम्नलिखित में से कमोडिटी सर्विस मेथड किस मेथड का नाम है। ऑप्शन है आपके पास, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, या नन ऑफ दीज, एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड को आप कमोडिटी सर्विस मेथड भी कहते हैं। अब देखो यार, आप सोच रहे होंगे कि ये एक मामूली सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन से आपको 2 चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो ये भी क्लियर होगी कि हाँ, नेशनल इनकम को मेजर करने के हमारे पास 3 मेथड्स रहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। और एट द सेम टाइम आपने ये भी जाना कि कमोडिटी सर्विस मेथड किसको कहा जाता है, वैल्यू एडेड मेथड को। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे एवे ही मत लिया करो, एवे नहीं समझा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इज आल्सो नोन एज, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को और एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है। ऑप्शन है आपके पास, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स, नन ऑफ दीज, एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है इसको आप डिविडेंड भी कहते हो, ठीक है। ये डिविडेंड ये कॉर्पोरेट या फिर कंपनीज का कंसेप्ट है, जब कंपनीज को जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो टैक्स पे करने के बाद जो भी उनके पास पैसा बच जाता है, तो वो उसको अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी को डिविडेंड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सब्सिडी इंप्लाइज सेलिंग द प्रोडक्ट। ये जो सब्सिडी, आपको पता है ना, सब्सिडी देती है सरकार काफ़ी सारी चीज़ों पे, जैसे नेचुरल गैस पे, सिलेंडर गैसेस पे हमारे को सब्सिडी मिलती है। इसके पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं सब्सिडी देने के, ठीक है। तो ये सब्सिडी जो देती है, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये सब्सिडी क्या इंप्लाई करती है, कि हम जो प्रोडक्ट है इसको किस पे बेच रहे हैं हम, सेलिंग द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट एट हायर प्राइसेस, selling the product below the cost of the production, या selling the product at loss, selling the product at cost plus indirect taxes, and the option number B is the correct, that is सब्सिडी देने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने गुड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम बेच रहे हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने एक चीज़ बनाई जिसको बनाने में आपको पर प्रोडक्ट आ रहा है 10 रुपये खर्चा, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 10 रुपीज़ है, लेकिन सरकार आपको उस पर 2 रुपये की सब्सिडी दे रही है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने उस प्रोडक्ट को, जो आम जनता है, उसको सिर्फ 8 रुपये में बेचना है। वो क्यों? क्योंकि सरकार जो है आपको 2 रुपये उसके दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि सेलिंग द प्रोडक्ट बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है कि 2 रुपये जो है आपको सरकार उसकी सब्सिडी देगी और आप उस प्रोडक्ट को सिर्फ 8 ही रुपये में बेच सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, आपको 10 रुपये खर्चा आ रहा था ना बनाने का, लेकिन आप उसको सेल कितने में कर रहे हो, 8 रुपये में। तो इसी को कहते हैं सब्सिडी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है। इफ नेशनल इनकम राइजेस पर कैपिटा इनकम मस्ट ऑल्सो राइज, कहता है कि अगर नेशनल इनकम राइज करेगी तो पर कैपिटा इनकम जो है उसको भी राइज करना होगा। पर कैपिटा इनकम मीन्स पर इंडिविजुअल इनकम पर इंडिविजुअल, ठीक है। इसको कैसे पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा इनकम आप कैसे अटेन करते हो, आपको क्या करना होता है, ये जो टोटल पॉपुलेशन है एक कंट्री की, टोटल पॉपुलेशन को उसकी जीडीपी से डिवाइड करना होता है, तो आपके पास पर कैपिटा इनकम आ जाता है। पर कैपिटा इनकम मीन्स कि एक कंट्री का पर इंडिविजुअल कितना कमा रहा है। तो ये अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो पर कैपिटा इनकम को भी राइज करना होगा, क्या ये ठीक है। या इफ पॉपुलेशन राइजेस पर कैपिटा इनकम मस्ट फॉल, क्या अगर पॉपुलेशन राइज होगी तो पर कैपिटा इनकम जो है उसको फॉल होना पड़ेगा। या इफ नेशनल इनकम राइज वेलफेयर ऑफ द पीपल मस्ट राइज, या नन ऑफ द अबव, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इफ़ नेशनल इनकम राइजेस पर कैपिटा इनकम मस्ट आल्सो राइज, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर नेशनल इनकम राइज हो रहा है तो पर कैपिटा इनकम जो है वो भी राइज होगा, क्योंकि हो सकता है कि नेशनल इनकम के मुकाबले में आपकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रेट पे बढ़ रही हो, तो ऐसे में आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा नहीं, ठीक है, भले ही आपका नेशनल इनकम बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर आपका नेशनल इनकम अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका ये ज़रूरी नहीं कि पर कैपिटा इनकम फॉल करेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका पर कैपिटा इनकम जो है वो ज़्यादा रेट पे बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन रेट, ठीक है। या इफ इनकम नेशनल इनकम राइजेस वेलफेयर ऑफ द पीपल मस्ट राइज, तो ये अगर माना जाता है कि अगर नेशनल इनकम, मान्यता है कि नेशनल इनकम बढ़ेगा तो लोगों का वेलफेयर भी बढ़ेगा, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम को बढ़ने के लिए इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ का काफ़ी अहम रोल रहता है, लेकिन आपको पता होगा कि ये फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार रहती हैं। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से इंसान, ये जो लोग हैं, ठीक है, लोग जो हैं, पीपल जो हैं, इंडिविजुअल जो हैं, उनकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो गिर जाती है, क्योंकि उनको काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। इसी वजह से क्या है, ये ज़रूरी नहीं कि अगर नेशनल इनकम राइज कर रहा है तो लोगों का वेलफेयर भी राइज करेगा। 7th क्वेश्चन, गुड्स विच आर नॉट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स आर कॉल्ड, कहता है कि वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कैपिटल गुड्स, कंजप्शन गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज कंजप्शन गुड्स कहा जाता है। उन गुड्स को क्या कहा जाता है, जिन गुड्स को आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो उनको कहते हो आप कंजप्शन गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का कंसेप्ट भी मैंने ऊपर समझा दिया था, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो ये किस चीज़ का इंडेक्स सर्व करता है, प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, वेलफेयर ऑफ द पीपल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नन, एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज रियल जीडीपी क्या करता है, ये इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इनमें से फॉलोइंग में से नेशनल इनकम में आप क्या इंक्लूड नहीं करते हो, फैक्टर इनकम, रेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस, ट्रांसफर इनकम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, दैट इज ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम पता क्या होता है, ट्रांसफर इनकम वो जो बूढ़ों को पेंशन वगैरह मिलता है ना, ठीक है, पेंशन वगैरह मिलता है बूढ़ों को या फिर डिसेबल्ड पीपल को जो भी पेंशन वगैरह मिलता है, तो उसको आप ट्रांसफ़र इनकम कहते हो। तो इसको नेशनल इनकम में हम इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने कोई सर्विस तो नहीं दी हुई होती है ना, जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर जो डिसेबल्ड होते हैं, क्या वो कोई सर्विस देते हैं, दे डोंट प्रोवाइड एनी सर्विस, दैट्स वाई द इनकम दे रिसीव इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज आल्सो नोन एज, कहता है कि प्रोडक्ट मेथड जो है जिससे थ्रू विच हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो उसको और भी एक नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, इट इज़ आल्सो नोन एज इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, and the option number B is the correct, that is it is also known as value added method. Next question आपका कि नेशनल इनकम डिफर्स फ्रॉम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस बाय द अमाउंट ऑफ, कहता है कि नेशनल इनकम जो है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस से डिफर है, अलग है, यानी कि नेशनल इनकम अलग कंसेप्ट है और नेट नेशनल प्रोडक्ट अलग कंसेप्ट है। तो वो किस वजह से अलग है, यानी कि किस कंपोनेंट की वजह से अलग है, किस जुज की वजह से अलग है। ऑप्शन है आपके पास, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेशनल डेट इंटरेस्ट, या इट डज नॉट डिफर, एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब क्या होता है कि
नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल इनकम में क्या होता है कि अब कंट्री में जो भी इनकम प्रोड्यूस होती है तो उसमें से लोगों को क्या करना पड़ता है, उसमें से लोगों को कुछ हिस्सा जो है सरकार को देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। एंड एट द सेम टाइम वो सरकार से कुछ कुछ क्या कहते हैं, कुछ इनकम या कुछ पैसा भी वसूल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। तो जब हम टैक्सेस को माइनस करते हैं, नेशनल इनकम में से टैक्सेस को माइनस करते हैं और टैक्सेस को माइनस करते हैं और सब्सिडी को प्लस करते हैं, तो हमारे पास निकल करके आता है, क्या आता है, या सिंपल सी बात, जब हम क्या करते हैं, जब हम टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को नेशनल इनकम से या से माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अच्छा ये तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस depreciation, indirect taxes, net factor income from abroad, या subsidies, and the option number C is the correct, that is gross domestic product। gross means तमाम, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस का मतलब क्या है, जीडीपी, यानी एक कंट्री के अंदर जितनी भी इनकम प्रोड्यूस हुई है प्लस उसके लोग जो बाहर से इनकम कमा के ला रहे हैं, इट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 13, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइसेस इज आल्सो नोन एज, कहता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, तो वो क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम या पर्सनल इनकम, एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज नेशनल इनकम, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज आल्सो नोन एज नेशनल इनकम। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, इन जीएनपी कैलकुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एक्सक्लूडेड, कहता है कि जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इनमें से हमने किस चीज़ को एक्सक्लूड करना है, रेंटल इनकम्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिविडेंड्स, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, दैट इज गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स। और मैंने ये ट्रांसफर पेमेंट्स मैंने ऊपर भी कहा था कि ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है, जो बूढ़े लोगों को या फिर डिसेबल्ड लोगों को क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, उसको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट, और हम इसको एक्सक्लूड करते हैं बिकॉज दे डोंट प्रोवाइड एनी सर्विस। इन इंडिया, ये तो बहुत आसान है, इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर इज़ फ्रॉम, कहता है कि हमारे हिंदुस्तान में फाइनेंशियल ईयर या फिर फिजिकल ईयर कब से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है, तो ऑप्शन आपके पास, इट स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 1 टू मार्च 31, जनवरी 1 टू दिसंबर 31, मार्च 1 टू अप्रैल 30, मार्च 16 टू 31 जून, एंड द ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट, दैट इज हमारे इंडिया में 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक, वीडियो पसंद आया, कंटेंट पसंद आया तो ज़रूर लाइक करो यार, कम से कम इसमें 200-300 लाइक्स होने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।